स्क्रीन शो हो रही है। यस। यस। अच्छा, तो कल हमने एनिमेशन के बारे में पढ़ा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। एनिमेशन की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, उससे पहले हम देख लेते कल हमने क्या किया था। कल हमने कुछ ऐसी एनिमेशन बनाई थी। यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है आपके पास, एनिमेशन। यहाँ पे आप एनिमेशन का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे माई एनिमेशन, एनिमेशन ही था। यहाँ पे एनिमेशन का नाम आता है। इसके बाद एनिमेशन की ड्यूरेशन आती है। इस तरह यहाँ पे हमने 3 सेकेंड सेट की हुई थी, इसको कमेंट करते हैं। यहाँ पे आती है आपके पास एनिमेशन की ड्यूरेशन। इसके बाद आता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। जैसे लीनियर। एंड उसके बाद आपके पास आता है एनिमेशन का डिले। इस तरह यहाँ पे हमने देखा था, ये एनिमेशन का डिले फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड्स। उसके बाद आता है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फिनिट। इसके बाद आती है एनिमेशन की डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे एनिमेशन की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेट, जैसे हमने कल देखा था। यहाँ पे ऑल्टरनेट, रिवर्स ऑल्टरनेट। तो ये आपकी एनिमेशन अप्लाई होगी विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। एक मिनट। तो ये आपकी एनिमेशन अप्लाई होगी है, ये थी एनिमेशन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इसको कमेंट करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि जब भी हम एनिमेशन लगाते हैं उसके लिए हम की फ्रेम टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे एनिमेशन का नाम लिखते हैं। फ्रॉम का मतलब है कि एनिमेशन की इनिशियल स्टेट क्या रहेगी, एंड टू का मतलब है कि एनिमेशन की फाइनल स्टेट क्या रहेगी। मतलब एक ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल से फाइनल स्टेट तक कैसे जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग और देखते हैं। मैम आवाज का तो इशू आ कमेंट रहा है। करते हैं। अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज का तो मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखते हैं हम लोग। इसको कट करते हैं। 0%। मतलब आपकी जब एनिमेशन 0% होगी तब आपकी मतलब CSS क्या लगेगी। उसके बाद बाद आता है 50%। और उसके बाद आता है 100%। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी वो CSS की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। जैसे 0% पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो टॉप से 0 पिक्सल था, एंड लेफ्ट से भी 0 पिक्सल था। और उसका बैकग्राउंड कलर था येलो। 50% पे आए, मतलब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपका 0% है। ठीक है। आपकी जब एनिमेशन स्टार्ट होगी, जब वो यहाँ तक आएगा तो वो आपके पास 50% होगा, और जब वो वहां से वापस मतलब जाएगा तो वो 100% होगा। इसका मतलब ये है। अब 50% में टॉप से 0 पिक्सल ही रहेगा, एंड लेफ्ट से 500 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ग्रीन। इसी तरह जब 100% पे आएगा तो यही वाली प्रॉपर्टी हम लोग वापस अप्लाई कर लेंगे।
इसको प्ले करते हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, 2 सेकंड बाद प्ले होगी। ठीक है, 2 सेकंड बाद प्ले हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब 0 पिक्सल था उस पे हम मतलब 0% था तो उस पे हमने सी एस एस लिखी। इसके बाद जब ये 50% पे आया यहाँ पे, उस पे हमने सी एस एस लिखी कि टॉप से 0 पिक्सल पे रहेगा और लेफ्ट से ये 500 पिक्सल पे जाएगा। और जब ये वापस मतलब 100% पे जाएगा तो उसकी पोजीशन वापस यही यही रहेगी। इसका मतलब ये था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर हम 25 भी दे सकते हैं, एंड इधर हम लोग 50 भी दे सकते हैं। 25, 50। 50 में फॉर एग्जांपल टॉप से देते हैं एंड लेफ्ट से 500। और यहाँ पे कलर हम लोग कर देते हैं ब्लू। इस तरह 75 पे आते हैं, 0% देख लिया, 25% देख लिया, 50। 75 पे आएंगे, ये आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं। लेफ्ट से फॉर एग्जांपल 0 पिक्सल एंड टॉप से 500 पिक्सल। इसी तरह जब हम 100% पे वापस आएंगे तो वो अपनी उसी स्टेट को कंज्यूम कर लेगा। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, और जब 100% पे आएंगे तो यही वाली प्रॉपर्टी दोबारा से मेंटेन कर लेगा। अब इसको ब्राउजर में देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी एनिमेशन लग गई है। इसको यहाँ से हमने अल्टरनेट किया हुआ है, तो ये आपकी एनिमेशन अप्लाई होगी है। ठीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये 0% पे है। 0% पे जब ये था तो हमने सी एस एस लिखी कि टॉप से 0 पिक्सल पे होगा और लेफ्ट से 0 पिक्सल पे होगा। फिर जब भी यहाँ पे 50% पे आया, सॉरी 25 पे आया, तो हमने जो है वो लेफ्ट से 500 पिक्सल का दिया और टॉप से हमारा 0 पिक्सल का ही था। फिर ये जब 50% पे आया यहाँ पे, तो टॉप से हमने इसको मार्जिन दिया गया 500 पिक्सल का, और लेफ्ट से भी हमने इसको मार्जिन दिया। और फिर जब ये 75% पे आया तो हमने टॉप से इसको मतलब 500 पिक्सल का मार्जिन दिया और लेफ्ट से हमने 0 पिक्सल का दिया। और 100% में जब वो आया तो वो वहीं पे अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ गया। तो ये थी हमारी एनिमेशन। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, एनिमेशन प्ले स्टेट। एनिमेशन प्ले स्टेट, इसको अगर हम पॉज करें तो एनिमेशन वहीं पे रुक गई है, और इसको अगर हम रनिंग करें तो एनिमेशन चलती रहेगी। तो ये था हमारा एनिमेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, कि हम अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं। अच्छा, अब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है W3 स्कूल वालों की। इसको फॉर एग्जांपल हम लोग अभी तो डेस्कटॉप पे खोला हुआ है, इसको अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन पे खोलें या फिर टैबलेट पे खोलें तो इसकी जो मतलब इसका जो डिस्प्ले है वो हमने किस तरीके से डिफाइन करना है, ये हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस में बताते हैं। जैसे इसको अगर मैं छोटा करूँ तो आप लोग देखिएगा कि वेबसाइट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं।
जैसे आप ये साइड पैनल देखें, ये साइड पैनल, इसको जैसे ही मैं कंप्रेस करूंगी तो ये साइड पैनल आपका डिसअपियर हो गया। तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का, कि अब हमारी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट स्क्रीन मतलब डिफरेंट स्क्रीन के हिसाब से अपनी पोजीशनिंग सेट करे, या फिर जितनी भी स्क्रीन है, चाहे वो टैबलेट की या फ़ोन की है या आपके डेस्कटॉप की है, उस पर हमारी वेबसाइट जो है वो फिट आए। मतलब ये साइड से जो डिस्प्ले है ये कटना नहीं चाहिए। ये होती है हमारी, ये जिस तरह मोबाइल फ़ोन के लिहाज से आप देख रहे हैं तो आपका जो साइड पैनल है डिसअपियर हो गया। अच्छा, इसमें ये वाला जो नंबर है ये विड्थ होता है एंड ये वाला जो नंबर है ये हाइट होता है। अब इसको मैं अगर इसकी विड्थ को ज़्यादा करूंगी तो आप देखेंगे इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई है। इसको अगर हम कम करेंगे, मोबाइल फ़ोन के लिहाज से देखें तो इसकी विड्थ आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस के ऑप्शन में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें अगर आईफोन 14 प्रो मैक्स में जाएं तो उसमें आपकी वेबसाइट ऐसे दिखेगी। उसकी जो मतलब विड्थ है स्क्रीन की वो 430 पिक्सल है। इस तरह अगर हम लोग ब्लैकबेरी में जाएं तो ब्लैकबेरी में आपकी वेबसाइट ऐसे दिखेगी। इस तरह अगर सैमसंग गैलेक्सी में खोलें तो सैमसंग गैलेक्सी की जो विड्थ है स्क्रीन की वो 360 पिक्सल है, तो उसमें आपकी वेबसाइट ऐसे खुलेगी। तो मतलब आप देख रहे हैं कि डिफरेंट फ़ोन के हिसाब से, डिफरेंट आपकी स्क्रीन की विड्थ के लिहाज से आपकी जो है वो वेबसाइट एडजस्ट हुई हुई है। तो इसी को कहते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। यहाँ पे मैंने एक div लिया है, उसको क्लास दिए कंटेनर। इसको सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। हाइट फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल देते हैं एंड बैकग्राउंड कलर देते हैं पिंक। इसको खोलते हैं ब्राउजर में तो ये आपकी वेब, तो ये आपकी जो है वो डिफॉल्ट सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। अब इसको हम रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं मीडिया एंड लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम विड्थ, जैसे फॉर एग्जांपल 600 पिक्सल। अब इसका मतलब ये मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल का, कि अगर हमारी डिवाइस की जो मैक्सिमम विड्थ है वो 600 पिक्सल होगी। इसका सिंपल सा मतलब ये कि 600 पिक्सल से कम होगी। ठीक है, तो आपकी सीएसएस क्या होगी, मतलब जो आपकी 600 पिक्सल है इससे अगर आपकी डिवाइस की विड्थ कम होगी तो आपकी सीएसएस क्या होगी। और इसके अलावा अगर मतलब 600 से ज़्यादा होगी तो उस पर देख लेते हैं। अच्छा, पहले इसमें सीएसएस लिख लेते हैं। जब हमारी जो स्क्रीन की विड्थ है वो 600 पिक्सल या उससे कम होगी तो हमारी सीएसएस क्या होगी। इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर पिंक से ब्लू हो जाएगा। तो अभी आपकी विड्थ इस वक्त 550 है। 600 से ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो वो पिंक आ रही है, लेकिन जैसे ही 600 से कम होगी तो ये ब्लू हो गई है। मतलब आपकी स्क्रीन के लिहाज से आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो एडजस्ट हो रहा है। 600 से ज़्यादा पे आपकी जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है वो ये वाली चलेगी जो ये डिफ़ॉल्ट है। एंड अगर आपकी जो मिनिमम मतलब मैक्सिमम विड्थ 600 है, यानी कि 600 से कम है आपकी विड्थ,
तो उस पर ये वाली प्रॉपर्टी चलेगी। और अगर 600 से ज्यादा है तो आपकी डिफॉल्ट वाली चलती है। इस तरह हमने देखा कि जैसे ही 600 से ज्यादा हुई तो आपकी डिफॉल्ट वाली चल गई, और 600 से जैसे ही कम हुई तो ये आपकी वो वाली चल गई जो हमने डिफाइन की थी। इसके अलावा आपके पास एक मिन विड्थ होता है। मिन विड्थ में ये होता है कि अगर आपकी जो है वो स्क्रीन है, उसकी विड्थ जो है वो कम से कम 600 है, मतलब 600 से ज्यादा है, 700 है, 800 है, कम से कम 600 है, तब आपकी प्रॉपर्टी ये वाली चलेगी सीएसएस की। 600 से ज्यादा, 600 जैसे ही 600 हुआ आपने देखा कलर चेंज हुआ। ठीक है, तो मिनिमम विड्थ का मतलब ये है कि अगर उस नंबर से जो विड्थ है वो आपकी ज्यादा हो जाएगी तब आपकी सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। एंड मैक्स विड्थ का मतलब ये है कि जो भी आप नंबर देते हैं उससे जब विड्थ कम होती है तब आपकी सीएसएस की प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्स विड्थ 900 पिक्सल, एंड यहाँ पे मीडिया स्क्रीन मैक्स विड्थ तो यहाँ पे आपकी क्या अप्लाई होगी। इसको जब भी आपकी मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल होगी तो आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। पता नहीं हो क्यों नहीं रही। मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही। जी, नेट इशू है मेरे ख्याल से। पहले भी आप जो है ना वो आवाज़ भी नहीं क्लियर आ रही थी आपकी। आवाज आ रही है आपको अब? हाँ, अब क्लियर है और स्क्रीन नहीं शो हो रही है अभी फिलहाल के लिए। एक बार शेयर कर देना स्क्रीन तो दिख जाए। अब हो रही है शेयर? जी जी, अब ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी मैक्स विड्थ है उसका मतलब होता है कि जब आपकी मैक्सिमम मतलब विड्थ है जो 900 पिक्सल होगी, इसका मतलब ये कि 900 पिक्सल से अगर आपके पास कम विड्थ होगी तो आपके पास ये वाली सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इस तरह अगर इस यहाँ पे आता है मिन विड्थ का कॉन्सेप्ट। मिन विड्थ में ये होता है कि अगर आपके पास मिनिमम विड्थ 900 पिक्सल होगी तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी।
मिनिमम विड्थ अगर 900 पिक्सल होगी, जिस तरह पहले वो डिफ़ॉल्ट चल रही थी, और जैसे ही आपकी मिनिमम विड्थ 900 पिक्सल हुई तो आपकी वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो ये था हमारा रिस्पॉन्सिव लेआउट। इसके बाद एक और चीज़ है, को अगर हम लोग 600 पिक्सल करें, कॉपी करके दोबारा पेस्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर आपकी मिनिमम विड्थ मतलब कम से कम जो विड्थ है वो 600 पिक्सल होगी। 600 पिक्सल होने का मतलब ये है कि कम से कम आपके पास जो है वो 600 से ऊपर होगी। जैसे 700 होगी, 800 होगी, तो मतलब ये 600 से ऊपर होगी, इसका मतलब है मीन विड्थ। एंड जैसे ही आपकी 900 से ऊपर जाएगी विड्थ, मतलब मीन विड्थ मतलब 900 से ऊपर जाएगी या कम से कम 900 होगी, तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इसका कलर चेंज करते हैं। ये हमारे पास डिफॉल्ट थी, जैसे ही मिनिमम हमारे पास 600 आई ये अप्लाई हुई, और जैसे ही हमारे पास 900 आई तो ये अप्लाई होगी, ये वाली प्रॉपर्टी। पहले डिफॉल्ट, एंड देन आपके पास ये 600 वाली, 600 से ऊपर गया, एंड देन जब आपके पास 900 से ऊपर गया तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इसे हम लोग कहते हैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। क्योंकि नॉर्मली जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट की जो जनरल पब्लिक होती है वो फ़ोन पे वेबसाइट यूज़ करती है, मतलब डेस्कटॉप पे लोग नॉर्मली कम ही वेबसाइट को यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग अपनी वेबसाइट को हमेशा मोबाइल फर्स्ट रखते हैं। जो भी हम लोग डिफ़ॉल्ट CSS लिखते हैं उसको हमेशा हम लोग मोबाइल फर्स्ट में रखते हैं। जिस तरह ये वाली मैंने देखा है डिफ़ॉल्ट में चलेगी। यहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ कंडीशंस अप्लाई करते हैं नीचे, एंड मतलब इन कंडीशंस अप्लाई करने के बाद जो चीज़ डिफ़ॉल्ट में चलनी है जो CSS, उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा मोबाइल फर्स्ट में जाते हैं। मोबाइल फर्स्ट के लिए हम लोग जो मोबाइल में मतलब CSS डिस्प्ले होगी उसको हम लोग डिफ़ॉल्ट में लिखते हैं, और जैसे ही स्क्रीन की लेंथ इंक्रीज़ होगी, जैसे मिनिमम विड्थ 600 हुई, मतलब इसका मतलब है 600 से ज़्यादा, तो जैसे ही हमारी विड्थ इंक्रीज़ होगी तो हम ये वाली CSS अप्लाई करेंगे, और जैसे ही मतलब 900 से ज़्यादा होगी तो ये वाली CSS अप्लाई होगी। इसे हम लोग कहते हैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। मोबाइल फर्स्ट में हमने डिफ़ॉल्ट CSS देखी थी, हमने ये अप्लाई की थी जिसमें बैकग्राउंड कलर था पिंक। ठीक है, जैसे ही स्क्रीन की जो लेंथ जो विड्थ है वो इंक्रीज होगी तो हमारी ये वाली CSS चल गई, मिनिमम विड्थ जिसमें हमने 600 पिक्सल दिया था। अब जैसे ही 600 पिक्सल से ऊपर जाएगा, 900 पिक्सल पे गया तो ये वाली CSS चल गई है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग पहले मोबाइल फर्स्ट रखते हैं, एंड देन उसके बाद टैबलेट वाली साइड पे जाते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग डेस्कटॉप पे जाते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 900 पिक्सल कर दें और यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ दे दें, एंड यहाँ पे भी मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल कर दें, तो इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास मैक्सिमम विड्थ जो है वो 900 होगी, मतलब मैक्सिमम विड्थ का मतलब है कि 900 से कम होगी, तब ये वाली CSS अप्लाई होगी। और जब हमारे पास जो है वो मैक्सिमम विड्थ 600 होगी, इसका मतलब ये 600 से कम कम होगी, तो ये वाली CSS अप्लाई होगी। तो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ कि जब हमारे पास 900 से कम थी तो हमारे पास ब्लू होगा, ब्लू कलर आएगा। ठीक है, जैसे आप ऊपर देख लें 900 से कम आएगी तो ब्लू कलर आएगा, और उसके बाद जब 600 से कम आएगी, अब देखिएगा 600 से जब कम आएगी तो ग्रीन कलर होगा, और जब हमारे पास
आगे जाके ये हमारे पास पिंक कलर हो जाएगा। मतलब जब 900 से एक्सीड कर देगी, जब उस रेंज से बाहर निकल जाएगी, तो हमारे पास डिफॉल्ट वाली जो थी सीएसएस वो लग जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच, कि हम लोग जो भी वेबसाइट है उसको हम लोग डेस्क बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप वाली जो हमने सीएसएस है उसको हम लोग डिफॉल्ट में लिखते हैं। एंड जैसे जैसे स्क्रीन का साइज छोटा होगा, जैसे अगर हम लोग टैबलेट पे आए तो उसकी सीएसएस यहाँ पे लिखेंगे, और मोबाइल पे आए तो उसकी सीएसएस नीचे लिखेंगे। इसे कहते हैं हम लोग डेस्कटॉप अप्रोच। मोबाइल अप्रोच में ये होता है कि आपके पास जो डिफॉल्ट सीएसएस है वो चलती है, वो आपके पास जो है मोबाइल के परस्पेक्टिव से लिखी जाती है। एंड उसके बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता टैबलेट पे आते हैं, एंड देन उसके बाद डेस्कटॉप पे आते हैं। लेकिन डेस्कटॉप में ये होता है कि जो आपकी डिफॉल्ट सीएसएस है वो आपके मतलब डेस्कटॉप की स्क्रीन के लिहाज से जाती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मतलब स्क्रीन जैसे स्क्रीन का साइज बढ़ता है टैबलेट पे जाते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग डेस्कटॉप पे जाते हैं। मोबाइल फर्स्ट में ये होता है। तो नॉर्मली हम लोग मोबाइल फर्स्ट अप्रोच ही रखते हैं, क्योंकि इसका मकसद ये है कि जो जनरल पब्लिक है वो वेबसाइट मोबाइल में ही यूज करती है। तो ये थी हमारी रिस्पॉन्सिवनेस। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल एक इमेज ऐसे कमेंट करते हैं, उस पर सीएसएस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये इमेज अप्लाई हो गई है। इस पे अगर हमने मीडिया क्वेरी लगानी है, अच्छा अगर इस वेबसाइट को हम लोग इंस्पेक्ट करें, ठीक है, इसको अगर हम लोग कंप्रेस करें, इसकी विड्थ बढ़ाते हैं, इसकी विड्थ और बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज तो इसको जब हम मोबाइल पे खोलेंगे तो ये आप देख रहे हैं इमेजेस, इमेज जो है ये कट रही है साइड से। इसको जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ब्लैकबेरी में खोलना है, तो ये इमेज जो है वो साइड से कट रही है। 640 जो है वो इसकी सॉरी 360 इसकी विड्थ है। इसको अगर आईफोन 12 में खोलना है तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो है इमेज की जो विड्थ है ये साइड से कट रही है। अब इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इसकी जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा, इसकी विड्थ 390 थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम विड्थ। थ्री नाइन्टी। यहाँ पे इसकी हाइट वही रहेगी, विड्थ हमने फॉर एग्जांपल 390 थी तो इसको हम लोग 350 कर लेते हैं। इसकी हाइट भी चेंज करते हैं। हाइट इसकी 600 थी, इसको आप चेंज करके 400 बनाते हैं।
को आप ब्राउजर में खोलते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ये भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे पहले हमें सेलेक्ट करना था इमेज को, एंड देन इस पे हाइट और विड्थ अप्लाई करनी है। हाइट जैसे फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल, एंड विड्थ कर देते हैं हम लोग इसकी। इस तरह मैक्सिमम विड्थ 390 थी, तो 390 से कम 350 कर देते हैं। अब इसे खोलते हैं इस पे। अब इसकी विड्थ अगर हम लोग 390 करें यहाँ पे, ये भी आ रही है। कुछ छोटा करते हैं यहाँ से। हमें पिक्सल आना था। अब इसको यहाँ पे 390 करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 390 के लिहाज से हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। जैसे 390 आएगी, मतलब 39 मैक्सिमम विथ 390 रखा था, तो मतलब इसका ये 390 से कम कम। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से एडजस्ट हो गए 390, एंड इस तरह। इसको हाइट ज्यादा दे देते हैं, विथ। इसको जब हम 390 पे जाएंगे, मैक्सिमम विथ जब 390 होगी, तो इसकी हाइट हो जाएगी 400 पिक्सल, एंड विथ हो जाएगी 350 पिक्सल। इसकी हाइट को और छोटा करते हैं। तो जैसे ही आपकी 390 पे गई, आपकी जो हाइट है और विड्थ है वो एडजस्ट होगी, अब ये नहीं कट रहा। तो इस तरीके से हमने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना लिया। इस तरह अगर हमने फॉर एग्जांपल आईपैड के लिए बनाना है रिस्पॉन्सिव, इसकी विड्थ है 768, इसके लिए बनाते हैं हम। इधर लिख लिखेंगे जैसे ही आपकी विड्थ जो है वो 700 पिक्सल से ज्यादा हो जाए, तो हमारी सीएसएस की हाइट हमारी 500 थी, तो आपकी हाइट हो जाएगी 600 पिक्सल। और विड्थ हो जाएगी आपके पास, सॉरी यहाँ पे विड्थ आना था, विड्थ हो जाएगी आपके पास 600 पिक्सल। इनको कमेंट करते हैं। इसे ब्राउजर में खोलते हैं।
अच्छा, अभी क्या क्या रहा है? बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो हाइट है वो 800 पिक्सल है एंड विड्थ 900 पिक्सल है। जैसे ही आपकी जो डिवाइस की विड्थ है वो 700 पिक्सल या उससे ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे ये वाली CSS चलेगी। और अगर 700 पिक्सल से कम होगी तो ये बाय डिफॉल्ट जो हमने CSS लगाई हुई है वो चलेगी। इसको देख लेते हैं, 700 से कम होगी। यहाँ पे हमने देखा 700 पिक्सल, 700 पिक्सल। आप देख सकते हैं कि हमारी जो विड्थ है वो यहाँ पे 600 पिक्सल हो गई है। तो ये हमने इस तरीके से वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना लिया है। जैसे ही हम 700 पिक्सल या उससे ऊपर जाएंगे तो हमारी जो वेबसाइट, ये जो तो इस तरीके से हमने अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना लिया। तो यहाँ तक मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मैम रीशेयर कर दीजिएगा एक बार स्क्रीन। कोई इशू बन जाता है मेरे ख्याल से नेट की वजह से। वो वॉइस का भी इशू बन रहा है बीच में से थोड़ा बहुत। सर मैंने खुद ऑफ किया क्योंकि वो लेक्चर खत्म हो गया था। चलें ठीक है। आज हमने देखा कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, और उसके बाद एनिमेशन का जो कल का रह गया था उसके बारे में देखें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। मैम जो हमने कल प्रोजेक्ट करना है उसके बारे में थोड़ी सी गाइड कर दें। अच्छा, उसके बारे में ये है कि जो आपने लास्ट वीक HTML से प्रोजेक्ट बनाया था उसी पे ही आपने CSS अप्लाई करनी है। उसको जैसे आपने रिस्पॉन्सिव बनाना है, मतलब वो अभी रिस्पॉन्सिव नहीं होगा क्योंकि उस पर CSS नहीं अप्लाई हुई हुई, लेकिन आपने CSS अप्लाई करके उसे रिस्पॉन्सिव बनाना है डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से। इसके अलावा फ्लेक्स बॉक्स पर आप वो अप्लाई करना है। इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हमसे ना सही बनी। सॉरी। मैं अगर कोई कमी पेशी रह गई तो उसका क्या करें। नहीं, जो हमने इस वीक जितने भी CSS के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको आप अप्लाई करें उस पे, अपनी वेबसाइट पे। फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करें जो हमने पढ़ा, एनिमेशंस पढ़ी। ओके यार, आप इस तरह करो ना, एक बार ट्राई करके तो देखो। कम्प्लीटली जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने फर्स्ट डे से पढ़ी हैं अभी है, मेरे ख्याल से फिफ्थ डे है आज। आप सबको तो अप्लाई करने की कोशिश करें सारी प्रॉपर्टीज को। फिर जी। देखें, ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन देना है या स्टाइलिंग देनी है। ओके।
अच्छा, ये जो है ना रिकॉर्डिंग सारी की सारी यूट्यूब के ऊपर भी पड़ी हुई है, और जो शीट बनाई गई है ना जिसके अंदर वो रिकॉर्डिंग की लिंक भी मिल जाएगी आप लोगों को, और साथ में जो है ना नोट्स जो यूज़ किए गए हैं इसके अंदर वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जिनके पहले वाले लेक्चर्स नहीं हुए हुए CSS के भी और HTML के भी, तो वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और साथ साथ में जो है ना वो जो रिकॉर्डिंग के अंदर नोट्स यूज़ किए गए हैं वो भी अपना शीट के अंदर मेंशन्ड है। शीट मेरे ख्याल से स्लैग में भी जो है ना वो पिंड है, और आई थिंक सो आप लोगों को ग्रुप में भी मिल जाएगी, जो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने बनाया, तो वहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट। और कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछने रिलेटेड टू लेक्चर और एनीथिंग। हमारे पास 10 मिनट्स हैं, अगर किसी का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर जो नेक्स्ट वीक हमने एआई पढ़नी है, ये HTML CS वो तो कंप्लीट होगी हमारी ना, तो एच नेक्स्ट टी वीक एम हम एल एआई पढ़ेंगे। नहीं नहीं, AI नहीं। अभी तक जो है ना हमारा HTML CSS क्लियर हुआ है, और इसके बाद जावास्क्रिप्ट हमने स्टार्ट करनी है, जो कोर फंडामेंटल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अच्छा फंक्शनैलिटी ऐड जीएस कर करेंगे, सकते हैं। उसके उसके कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ेंगे या उसके बेसिक से सारा मतलब सारा वो करेंगे उसको। मतलब जिस तरह से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी जाती है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, और साथ में जो एडवांस उसका वेब के अंदर किस तरह से यूज की जाती है वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसका बस फर्स्ट वीक की हो गई या 2-3 हफ्ते वीक रखेंगे उसके। नहीं, उसका एक ही वीक के अंदर जो है ना क्लियर करेंगे उसको। 1 वीक के अंदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे क्लियर करेंगे हम। मतलब बेसिक जो है ना वो हम एक दो लेक्चर्स के अंदर बेसिक देख लेंगे कि किस तरह से हम इसको जो है ना वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स वगैरह आ जाते हैं, वो डाटा टाइप्स जी। आ जाती हैं, एंड देन लूप वगैरह आ गया, यस सर। कंडीशन वगैरह आ गया, तो वो जी एक जी। ही लेक्चर के लिस्ट अंदर जो है वगैरह आ ना हम जाती हैं। देख लेंगे। जी, लिस्ट जी वाली सर। ईच एंड एवरीथिंग। एंड देन हम उसको वेब के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हमारे पास डोम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो वो 2 एक दिन के अंदर फंडामेंटल हो जाएगी, और जो बाकी 3 दिन होंगे उसके अंदर जो है ना वो डोम वगैरह को देख लेंगे इंशाल्लाह। ओके सर ओके। और और इसकी असाइनमेंट भी सर करनी है, जो सर मैम ने बोला कि जो हमने लास्ट वीक असाइनमेंट HTML की ना, उसके फंडामेंट स्टाइलिंग नहीं थी की CSS के अंदर, तो इस वीक स्टाइलिंग का मतलब अपने आइडिया के हिसाब से भी कर सकते हैं या कोई बेसिक क्राइटेरिया होगा CSS का भी। नहीं नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना उनको भी यूज कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंगली उस जो अपने आप लोगों आइडिया का भी यूज कर HTML। सकते हैं इसके अंदर। जी जी बिल्कुल इसी तरह जो आप लोगों का HTML की फाइल पहले प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया है उसको बस स्टाइल करके अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है आप लोगों ने। ओके सर थैंक यू। असाइनमेंट जो है ना वो मैंने बता तो दी है, लेकिन फॉर्म आ जाएगा जब आप लोग असाइनमेंट कर लोगे ना, इसी वीकेंड के अंदर अंदर ही आप लोगों को फॉर्म रिसीव हो जाएगा ग्रुप में लिंक, उसके अंदर जो है ना जिस तरह से आप लोगों ने HTML का प्रोजेक्ट सबमिट करवाया था उसी तरह से जो है ना वो CSS का प्रोजेक्ट भी जो है ना उसी HTML के ऊपर CSS अप्लाई करके वो भी आप लोगों ने सबमिट करवा देना।
और जो जब आप लोग ये सबमिट करते हो ना असाइनमेंट, तो काइंडली देखा करें, आप लोगों ने प्राइवेसी वगैरह लगाई होती है, तो आपकी तरफ से तो वो अपलोड हो जाती है, लेकिन आगे जो है ना वो शो नहीं हो रही होती। तो इसको, जो लिंक आप लोग सबमिट करवाते हो, तो उसको अपने ही किसी और ब्राउजर के अंदर देख के चेक कर लिया करें कि क्या मेरी के असाइनमेंट के ऊपर किसी किस्म की कोई प्राइवेसी वगैरह तो नहीं लगी हुई। तो वो काइंडली चेक कर लिया करें, एंड क्लियर वे में असाइनमेंट सबमिट किया करें। गाइडलाइंस वगैरह जो है ना वो सारी की सारी आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी ग्रुप में। जी मरियम, अनम्यूट करके कर सकती हैं आप क्वेश्चन। सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पूछना था कि जो आप असाइनमेंट आपने लास्ट वीक दी थी, मीन्स उसमें वेब पेज बनाना था, एक मीन्स पोर्टफोलियो बनाना था अपने HTML में। तो उसको मैंने गिटहब पे पहले उसकी रेपो बना के वहाँ पे कोड पुश किया था, देन उसके बाद उसको कवर्सल पे डिप्लॉय करके देन मैंने उस लिंक को सबमिट करवाया था। तो ऐसे ये वाला मेथड नहीं थी अच्छा क्या, या आप कह रहे कि असेस तो नहीं चाहिए? तो मीन्स ये क्या सीन है, ये बताइएगा प्लीज। नहीं नहीं, बिल्कुल बेस्ट है, आप लोग गिटहब के थ्रू भी कर सकते हो, वो तो और भी अच्छी बात है कि आप लोगों ने जो मेन चीज़ है हम कोडिंग के अंदर यूज़ करते हैं गिटहब को, गिटहब के ऊपर जो भी हमारी असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं या प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे हम गिटहब के ऊपर ही पुश कर रहे होते हैं। तो उसके थ्रू भी जो आप लोग लिंक, रेपो का लिंक भी जो है ना वो, बट रेपो जो है ना वो आप लोगों की प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, वो पब्लिक होनी चाहिए। तो वो उसका लिंक भी आप लोग सबमिट करवा सकते हो, वो भी बेस्ट है। अभी जो आपने पहले पुश करके वो सबमिट करवाई हुई है उसी के अंदर चेंजेस, मतलब एक्स्ट्रा जो है ना वो एक CSS की फाइल बना के उसके थ्रू उसको स्टाइल करें, तो उसको भी जो ये चेंजेस होगी CSS की उसको भी पुश कर दें, तो वो ओके हो जाएगा। जी सर, मैंने उसको रैप बना के वहाँ पे कोड पुश किया था, देन वर्सर पे डिप्लॉय करके मीन्स वो लाइव URL जो होता है ना उसको वहाँ पे पेस्ट मीन्स सबमिट उसको करवाया था, रैपो को नहीं सबमिट करवाया ना। वो जो लाइव URL होगा ना तो उसको मैंने सबमिट करवाया यूआरएल के था। अंदर जो है ना, यूआरएल के अंदर अब इसके अंदर ये है कि आप लोगों ने सिर्फ ओनली HTML पढ़ा है, तो HTML को जी अगर हम डिप्लॉय वगैरह ना भी करें तो हमें जो है ना वो मेन कोड ही चाहिए। कोड हम अपने सर्वर के अंदर जो है ना, अपने लोकल होस्ट के अंदर भी जो है ना वो इसी को इजीली रन करके आउटपुट दे सकते हैं। जब हमारे पास अपना होता है ना कोई रिएक्ट वगैरह, नोड वगैरह या वो वाली एप्लीकेशन होती है, तो उसको हम वर्सेल के ऊपर डिप्लॉय करके लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, और साथ में रेपो को एज अ रेफरेंस दे सकते हैं कि सिर्फ उसकी आउटपुट ना देखें, कोड को भी देख लें कि मैंने किस तरह से कोड किया। मेनली हमारा काम क्या है इंस्ट्रक्टर्स का, कि कोड को भी अच्छे से देखना कि आप लोगों ने कोड किस तरह से किया है, उसके अंदर किस तरह से कॉन्सेप्ट वगैरह क्या आप लोगों के क्लियर हैं या नहीं है। तो कोड भी जो है ना वो रेपो का लिंक भी आप लोग शेयर कर दिया करें ताकि कोड तक भी हमारी एक्सेस हो। जी ठीक है सर, बट सर मैंने जो पहली असाइनमेंट है उसका बस वो URL ही सबमिट करवाया, तो इशू तो नहीं होगा इसमें कोई? बेहतर तो यही है कि उसको अपडेट कर दें आप, बट जो आपने URL सबमिट करवाया उसके थ्रू भी देखा जा सकता है कोड। राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करें ना तो सारे का जी सारा इंस्पेक्ट सामने आ की जाता ऑप्शन होती है। है। जी। जी ठीक है सर। किसी और को कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन हो असाइनमेंट से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो काइंडली पूछ लें, 2 मिनट्स है हमारे पास।
ये प्रोजेक्ट्स का फीडबैक जो है ना वो देखते हैं, अगर नेक्स्ट वीक के अंदर कोई टाइम मिलता है तो उसके अंदर हम बात करके ना आई कोड गुरु वालों से तो वो भी देख लेते हैं। अगर असाइनमेंट्स का फीडबैक भी आप लोगों तक पहुंचाना पड़ा तो वो भी इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। फिलहाल के लिए तो मतलब इतना टाइम नहीं होता, वो जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं वही क्लियर होती है एक वीक के अंदर। अगर एक्स्ट्रा टाइम हुआ तो फीडबैक्स को भी देख लेंगे इंशाल्लाह। देखो मैंने पहले भी कहा है कि ये जो आप लोग डिप्लॉय करके लिंक शेयर कर रहे हो, मतलब लाइव करके लिंक शेयर कर रहे हो, तो उससे बेहतर है कि आप रेपो का लिंक दे दो, तो हमारी कोड तक भी एक्सेस हो जाएगी और हम उसको खुद रन करके चेक भी कर लेंगे कि इसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है और आप लोगों ने कोड किस तरह का किया हुआ है। लिंक भी शेयर कर दिया करें और उसको डिप्लॉय करके लिंक भी शेयर कर दिया करें और उसके साथ साथ कोड भी जो है ना वो आप लोग शेयर किया करें। चलें, थैंक यू एवरीवन, मीटिंग एंड करते हैं।